हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल जैन एंड आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर सेकंड का सिंपल सा नेम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एंड आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल गिवन बाय फ्योल। हेनरी फ्योल ने टोटल 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे, उसमें से 7 प्रिंसिपल हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल्स हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल सिंपल सा है डिसिप्लिन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग एंड इफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए हेनरी फ्योल ने सजेस्ट किया कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, डिसिप्लिन को ध्यान रखना है। तो डिसिप्लिन का मतलब सिंपल सा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट है, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको फॉलो करना है। एंड जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारा एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं हमें उनको क्या करना है, फॉलो करना है। जो भी टॉप लेवल 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उनमें जो कमिटमेंट्स हैं उन कमिटमेंट्स को हमें क्या करना है, पूरा करना है। एंड जो भी हमारा एम्प्लॉयमेंट, जो भी सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा वो क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होगा, जिससे कि कंफ्यूजन्स ना हो, डिसऑर्डर्स ना हो और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सक्सेसफुली क्या हो, अचीव हो। तो सिंपल सा है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ कंडक्ट, डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है, क्या करना है क्या नहीं करना उसको, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी हमें क्या करना है, फॉलो करना है, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, इफिशिएंसी हो एंड सिस्टमैटिक वर्किंग हो। सर एज्यूम करो कि हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो सिंपल सा है एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन। एज्यूम करो डिसिप्लिन की एब्सेंस है तो हमारे जो भी वर्क है टाइमली अचीव नहीं होगी, डिले ऑफ वर्क होगा, इफिशिएंटली हम वर्क नहीं कर पाएंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, डिसऑर्डर होगा, कंफ्यूजन्स होंगे। तो क्या सर डिसिप्लिन केवल एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स को फॉलो करना है, तो ऐसा नहीं है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वह सुपीरियर हो, सबऑर्डिनेट हो, सभी के लिए डिसिप्लिनरी रूल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। जो भी पेनाल्टीज होंगी उनका फेयर एप्लीकेशन हमें करना है, जीडीएस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी मैनेजमेंट होता है वो किसको प्रायोरिटी देता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या देता है, प्रायोरिटी देता है। किसको प्रायोरिटी, जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजमेंट होता है वो प्रायोरिटी देकर चलता है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है, अचीव करना है। सेल्स मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट ग्रोथ, उसकी तरफ उसे क्या करना है, फोकस करना है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनके क्या होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हम बोल सकते हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव की तरफ फोकस नहीं करना है, हमें किस पर ध्यान रखना है, हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, जनरल इंटरेस्ट या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करें, उस अचीवमेंट की तरफ हमें क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है। एंड एक ऐसे पथ पर चलना है जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो, सक्सेसफुली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या हो, अचीव हो। तो सर इसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट, तो सिंपल सा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कई सारे वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज होते हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन ऑब्जेक्टिव को हमें किस पथ पर लाना है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के पथ पर लाना है। एज्यूम करो कि हमें उनको रिकंसाइल करना है, एज्यूम करो डिफरेंट डायरेक्शन में है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव सिंपल से होते हैं, उनको अच्छी सैलरी, प्रमोशन, ट्रांसफर, इंसेंटिव्स, बोनस, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एज्यूम करो वो डिफरेंट डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन को हमें क्या करना है, रिकंसाइल करना है। एज्यूम करो यदि हम पॉसिबल होते हैं तो ठीक है, यदि हम पॉसिबल नहीं होते हैं तो हमें उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को सेक्रीफाइस करना है। किस बात के लिए, कि जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली अचीव हो। मेरे ख्याल से आपको सेकंड पॉइंट की समझ में आया होगा। प्रायोरिटी किसको देनी है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हमें क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है। थर्ड नंबर पर है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो सिंपल सा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो जैसे एज्यूम करो हमारा स्कूल है तो उसमें टॉप पर कौन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल सर होते हैं, उसके बाद कौन होते हैं, जो हमारे क्लास टीचर होते हैं वो होते हैं, एंड लास्ट में कौन आते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स आते हैं। तो हमें जब भी हमें कोई कंप्लेन करनी हो तो सबसे पहले हमें कंप्लेन किसको करनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट टीचर को करनी चाहिए, फिर उसके बाद हमें क्लास टीचर जो है उनको कंप्लेन करनी चाहिए, फिर प्रिंसिपल सर को, एंड उसके बाद हमें किसके पास जाना चाहिए, डायरेक्टर के पास। ऐसा ना हो कि हम डायरेक्ट ही किसके पास चले जाएं, डायरेक्टर सर के पास चले जाएं, ऐसा हमें
नहीं करना है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एक चेन ऑफ अथॉरिटी होती है, एक हमें चेन को फॉलो करना है कि सबसे पहले एज्यूम करो हमें कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो हम सब्जेक्ट टीचर से बोलेंगे, देन क्लास टीचर से बोलेंगे, देन प्रिंसिपल सर से, एंड उसके बाद भी बात नहीं बनती है तो हम कहाँ जाएंगे, डायरेक्टर सर के पास जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि हमें जो चेन ऑफ अथॉरिटी होती है, चेन होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन एज्यूम करो हमें पास करनी है तो उस चेन को लेकर ही हमें क्या करनी, फॉलो करनी है कि जो हमारा सुपीरियर है, जो भी हमारे बॉस हैं हमें उनको बतानी है, बॉस के जो बॉस होंगे वो उनको बताएंगे, बॉस के बॉस होंगे उनको। तो सिंपल सा है, जो एक लिंक है हमें उस लिंक को क्या करना है, फॉलो करना है, उस पथ को हमें क्या करना है, फॉलो करना। सिंपल सा है, एज्यूम करो ए को किससे, ए को जी से कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो ए सबसे पहले किसको कम्युनिकेट करेगा, बी को, बी सी को कम्युनिकेट करेगा, डी से ई, एफ एंड किसको, जी को। तो सर इसमें तो बहुत ही ज्यादा डिले होगी। हाँ, डिले तो होगा, डिसीजन लेने में डिले होगा, बट यदि एज्यूम करो हम सिस्टमेटिक चेन को फॉलो करेंगे, सिस्टमेटिक चेन को फॉलो करने से कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। कम्युनिकेशन गैप का मतलब है, एज्यूम करो ए डायरेक्ट जी से डिस्कस कर लेता है तो बीच में जो बी सी डी ई एफ हैं इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो उससे क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप होगा। तो डिले इन डिसीजन तो होगा। एज्यूम करो हम सिस्टमेटिक जो चेन को फॉलो करते हैं तो डिसीजन में तो डिले होगा, बिकॉज ए बी को शेयर करेगा, बी सी को, सी डी को, डी ई को, ई एफ को, एफ जी को करेगा, तो डिसीजन में तो डिले होगा बट कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। तो सर एज्यूम करो इंपॉर्टेंट सिचुएशन, इंपॉर्टेंट कोई अर्जेंट सिचुएशन है, अर्जेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो उस केस में हेनरी फ्योल ने बोला है कि जब भी कोई अर्जेंट सिचुएशन हो, अर्जेंट इंफॉर्मेशन को एज्यूम करो हमें पास करना है तो हम डायरेक्ट हम ए से किसके पास जा सकते हैं, जी के पास जा सकते हैं। तो अर्जेंट सिचुएशन में जिससे डिसीजन लेने में डिले ना हो तो हम ए डायरेक्ट किसके पास, जी के पास जा सकता है। जब भी वह जिस पथ को फॉलो करता है उस पथ को क्या बोला जाता है, गैंग, उस पथ को क्या बोला जाता है, गैंग प्लैंक, उस पथ को क्या है, बोला जाता है। तो जब भी ए डायरेक्ट इसके पास, जी के पास इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो उस पथ को क्या बोला जाता है, गैंग प्लैंक बोला जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नॉर्मल सी सिचुएशन है, नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है तो हमें एक चेन को क्या करना है, फॉलो करना है, बिकॉज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, उनके बॉस डिफरेंट होते हैं। तो जो भी अपने बॉस को वो अपने बॉस, मतलब एक पूरी चेन को हमें क्या करना है, फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वर्क करना है। अर्जेंट सिचुएशन है, अर्जेंट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो हम एक पथ को फॉलो कर सकते हैं, उस पथ को हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। सर इसके बेनिफिट क्या है, सिंपल सा बेनिफिट है, इसमें कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। और सर इसका डीमेरिट्स क्या है, तो इसका डीमेरिट सिंपल सा है कि यदि हम इस चेन को फॉलो करेंगे तो डिसीजन लेने में क्या हो सकती है, डिले हो सकती है। मेरे ख्याल से आपको इस लेवल चेन समझ में आया होगा कि एक चेन को फॉलो करना है, जो भी उस चेन में आते हैं एवरी की को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। सारे ए से बी से सी को सिस्टमेटिक वे में हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। फोर्थ नंबर आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हमें किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सभी के साथ इक्वल बिहेव करना है। जो भी मैनेजमेंट में जो भी मैनेजर्स होते हैं उनको बायस्ड नहीं होना है, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर, कास्ट, जेंडर, बिलीफ को लेकर, नेशनलिटी, लैंग्वेज को लेकर उन्हें किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना है, या यूं कहें तो उन्हें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। जब भी कोई डिसिप्लिनरी रूल्स हो या लीव रूल हो या प्रमोशन हो, ट्रांसफर हो, तो उस समय किसी के साथ हमें जेंडर को लेकर उसके साथ बायस्ड नहीं होना है कि किसी के साथ हम अच्छा बिहेव करते हैं, किसी के साथ हम गलत बिहेव करते हैं, हमें किसी के साथ आगे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। फेयर एंड जस्टिस के साथ हमें क्या करना है, वर्क करना है। एज्यूम करो कि सर हम इक्विटी फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, एज्यूम करो यदि हम इक्विटी फॉलो नहीं करेंगे, एम्प्लॉयज के प्रति जो भी वर्कर्स हैं उनके प्रति यदि हम बायस्ड रहते हैं तो जो भी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स होते हैं उनका मैनेजमेंट के प्रति क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है और वो प्रॉपर वे में 100% अपने एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं कर पाते, बिकॉज वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे, उनका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या होगा, डिवोशन कम होगा और हो सकता है वो हमारी जॉब भी क्या कर दें, लेफ्ट कर दें। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा किसी के साथ कास्ट, बिलीफ, लैंग्वेज, जेंडर,
नेशनलिटी को लेकर हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर। नेक्स्ट प्रिंसिपल सिंपल सा है, स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि फ्योल ने इंसिस्ट किया नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर, कि हमें कोई भी फ्रीक्वेंट ना तो ट्रांसफर करना है ना टर्मिनेशन करना है। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग प्रोवाइड करनी है। क्या प्रोवाइड करना है? जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग प्रोवाइड करनी है कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में लगे कि उनकी जॉब क्या है, सिक्योर है। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला कि एज्यूम करो उनके अंदर ये फीलिंग नहीं होगी कि हमारी जॉब सिक्योर है या वो इनसिक्योरिटी फील करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना 100% एफर्ट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं दे पाएंगे एंड उनका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डिवोशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उन्होंने सिंपल सा बोला कि फ्योल ने इंसिस्ट किया कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग क्या करना, प्रोवाइड करनी है। ना फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करना है ना फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन करना है। तो उन्होंने ये क्यों बोला कि जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है या टर्मिनेशन नहीं करना है, ट्रांसफर नहीं करना? तो सिंपल सा है, जब भी कोई न्यू एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, हम भले ही हम उसका ट्रांसफर करें या टर्मिनेशन करें, तो जब भी कोई एम्प्लॉयज आता है तो उसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या वर्क कल्चर है, कैसे हमें वर्क करना है, क्या हमारे यहाँ की प्रोसीजर्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उसको सीखने में उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमारा टाइम का भी वेस्ट होता है एंड हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनका भी बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। तो सिंपल सा उन्होंने ये बोला कि कोई भी नया एम्प्लॉय आएगा उसको सीखने में टाइम लगेगा, क्या हमारे यहाँ का वर्क कल्चर है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसलिए ना तो हमें फ्रिक्वेंट ट्रांसफर करनी है ना टर्मिनेशन करना है एंड जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज वर्कर हैं उनको जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग प्रोवाइड करनी है कि उनको हमेशा ये लगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब क्या है, सिक्योर है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इससे क्या होगा, उनकी जॉब सिक्योरिटी की उनको फीलिंग आएगी तो वो अपना 100% एफर्ट्स और डिवोशन उनका हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव को सिंपल सा बोला गया है कि जब भी मैनेजमेंट कोई प्लान बनाए या जब भी किसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं या प्लान को बनाते हैं तो उस समय हमें अपने एम्प्लॉयज को क्या देना है, अपॉर्चुनिटी देना है कि वो इनिशिएटिव ले पाए। तो जब भी कोई हम न्यू प्लान बनाते हैं या किसी प्लान को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, हमें उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है इनिशिएटिव लेने की, कि कोई भी वो इनिशिएटिव ले सकते हैं। एंड साथ में जब भी मैनेजमेंट कोई न्यू प्लान बनाए तो हमें वेलकम करना है कि यदि आपको कोई सजेशंस हैं, आइडियाज हैं तो आप हमें बता सकते हैं। तो इससे सिंपल सा होगा, जब भी हम उनसे सजेशन वेलकम करेंगे तो जो भी हमारे एम्प्लॉयज होंगे, वर्कर्स होंगे, उनका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट होगा। कि सिंपल सा है कि जब हमारा बॉस हमसे आगे पूछ रहा है कि आप सजेशन दे सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं, तो जो भी एम्प्लॉयज जो भी वर्कर्स होता है उनका मोरल बूस्ट होगा, मोरल हाई होगा, उनका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट होगा। और जब उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो उनका कंपनी के प्रति डिवोशन क्या होगा, हाई होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने 100% एफर्ट्स दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी मैनेजर ने यदि किसी एम्प्लॉय से सजेशन एक्सेप्ट नहीं किए या वेलकम नहीं किया, आइडियाज नहीं मांगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज हैं, वर्कर हैं, वो अच्छे से वर्क ना करें। भले ही उनसे सजेशन वेलकम किए जाएं या ना किए जाएं, उन्हें तो उस प्लान को फॉलो करना ही है। लेकिन यदि हम उनसे सजेशन और आइडिया वेलकम करेंगे, उनसे आइडियाज मांगेंगे या उनसे सजेशन मांगेंगे, वेलकम करेंगे, तो उनका मोरल बूस्ट होगा और वो अच्छा 100% ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे। और साथ में जब भी हम कोई प्लान उनकी कंसेंट से, उनके सजेशन से, उनके आइडिया से हम कोई न्यू प्लान बनाते हैं तो वो 100% प्लान के एग्जीक्यूशन में क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट करेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा इनिशिएटिव का मतलब कि हमें अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी देना है कि वो इनिशिएटिव ले पाएं। उनके जो भी सजेशंस, आइडियाज हैं उनको हमें क्या करना है, वेलकम करना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। लास्ट वाला पॉइंट सिंपल सा है, स्प्रिट डी कॉर्प्स। स्प्रिट डी कॉर्प्स का सिंपल सा मतलब होता है टीम स्प्रिट। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या लानी है, टीम स्प्रिट लानी है। हमने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी तो उसमें सभी लोग क्या बोलते हैं कि मैं भोपाल से हूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैं कहीं से हूँ, तो सब लोग आई के साथ वर्क करते हैं कि मैं कोई ए नहीं बोलता बी, तो वहां पर कोई भी टीम स्पिरिट नहीं होती। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या लानी है, टीम स्पिरिट लानी है।
एक यूनिटी लानी है जिससे सभी लोग मिलकर क्या करें, काम करें। और जब भी ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट आएगी, यूनिटी आएगी, तो अपने आप ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। और जब कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं सक्सेसफुली क्या होंगे, अचीव होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा स्पिरिट डी कॉर्प्स कि हमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, उनके अंदर टीम स्पिरिट की भावना क्या करनी है, जगानी है। टीम स्पिरिट के साथ साथ यूनिटी, हार्मोनी की भावना जगानी है, जिससे क्या होगा, उनके बीच में कोऑपरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। साथ में हमें आई को किससे रिप्लेस करना है, आई को हमें रिप्लेस करना है डी के साथ, कि इसका सिंपल सा मीनिंग है मैं नहीं, हमें क्या करना है, मैं नहीं, हमें सबके बारे में क्या करना है, सोचना है। और जब उनके अंदर टीम स्पिरिट, यूनिटी, हार्मोनी की भावना उनके अंदर होगी तो ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा, बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी। और जब ऐसा होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली क्या कर लेगी, अचीव कर लेगी। मेरे ख्याल से आपको 7 प्रिंसिपल समझ में आए होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 7 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे, 7 प्रिंसिपल हमने इस लेक्चर में पढ़ दिए हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप जरूर इस लेक्चर को लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड जरूर बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके लिए नोटिफिकेशन आएंगे। ओके, थैंक्स।